जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इधर बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं करा पा रहा था। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बट फिर भी मेरी अभी ये कोशिश होगी कि मैं आपको एटलीस्ट ड्यू रिकॉर्डर या किसी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँ, और आपके डाउट्स जो मैं आपको सॉल्व कराता था वो डाउट्स इवनिंग में प्रयास पूरा रहेगा कि सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। कुछ फैमिली या प्रॉब्लम की वजह से मैं ये क्लासेस नहीं चला पा रहा था। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके भी मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्लास स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर थर्ड अब तक ख़त्म हो गया होता, लेकिन कुछ फैमिली समस्याओं की वजह से मैं नहीं ऐसा कर पाया। लेकिन हम लोग जल्दी ही चैप्टर थर्ड ख़त्म करके चैप्टर फोर्थ पे चलेंगे और उधर संडे वाली क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करिए, हम लोग जल्दी ही अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ द बेस्ट टॉपिक फॉर यू, बिकॉज अगर ये समझ गए तो आपको सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में आप 10th में भी पढ़ के आए, उसमें भी आपने पढ़ा था कि ई नॉट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, जैसे जिंक के लिए, कॉपर के लिए, ये सब आप जब डिटरमाइन करते हो तो विद द हेल्प ऑफ SHE करते हो, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू करते हो। ऑन कनेक्टिंग विद SHE, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज गिवन नेगेटिव साइंस एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज गिवन पॉजिटिव साइंस। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन होगा, और पॉजिटिव साइन के साथ है तो रिडक्शन होगा। जैसे Zn+2H, Zn+2, Cu+2+2, तो ऑक्सीडेशन आकर्स एट Zn इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? सिंपल सी बात है कि Zn पे Zn+2 चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन वहाँ पे होगा। कॉपर +2 चार्ज को घटा रहा है, चार्ज घट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हमको बहुत सारे एप्लीकेशन भी सिखाएगी। तो आइए चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द हाफ रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एलिमेंट्स आर अरेंजिंग इन ऑर्डर टू देयर ई नॉट वैल्यूज। द सीरीज ऑप्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है या हाफ सेल जो है वो वैल्यू रखी गई है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, और वैल्यू आपके सामने है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज़ में टॉप टू बॉटम मेटल से लेकर के आपकी सारी मेटल्स से लेकर के नॉन मेटल्स तक की वैल्यूज़ रखी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ कर रहा है, और नीचे से ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ कर रहा है। रिड्यूसिंग पावर अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि जो ई नॉट की वैल्यू है वो माइनस की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा होगा तो वैल्यू प्लस की ओर बढ़ रही होगी। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख करके आप बता सकते हो कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव दी होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे अभी इस एग्जांपल में देखा जाए तो लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो -3.05 है, जो कि माइनस में सबसे ज़्यादा है। इसलिए लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाइल इन केस ऑफ लास्ट फ्लोरीन को देखा जाए तो फ्लोरीन की एफ की जो वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू +2.87 है, जो कि प्रूव करती है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, मार्क करिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस ई नॉट वैल्यू। ऑक्सीडाइजिंग पावर मार्क करिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस ई नॉट वैल्यू, और रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई नॉट वैल्यू। मार्क करिएगा तुरंत, रिड्यूसिंग पावर जो होता है माइनस ई नॉट वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर प्लस ई नॉट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अरेंज करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में डिफरेंट मेटल्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? Characteristics of electrochemical series में देखा जाए तो नॉन मेटल्स like F2, Cl2, Br2 and I2 are present in the left side of the series. The anions of the non-metals such as F-, Cl-, Br- and I- are present in the right side of the series.
तो हमें ये चीज़ हमेशा समझना है कि सीरीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F2 देखिए हमेशा किधर है, लेफ़्ट साइड में है, और F माइनस किधर है, वो हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट है। इस बात का ध्यान रखना है। मेटल्स में देखेंगे जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जिंक, Ag, इन सब में देखेंगे तो इन सब में जो मेटल कैटायंस हैं वो सब के सब जो है वो लेफ़्ट साइड में है, और जो मेटल्स है अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे वो सब के सब जो है वो राइट साइड में है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ध्यान देने वाली है। रिएक्टिविटीज़ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द नॉन मेटल्स। देखिए, सीरीज हैविंग इन द लेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ E0 स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दस ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपसे कहा जाए तो नॉन मेटल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आप एक चीज़ और मार्क करिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक नेचर। मार्क करिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक नेचर, और रिड्यूसिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मेटल के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। देखिए, स्पीसीज प्रेजेंट इन द राइट of the electrochemical series are reducing agent, smaller the value of E0 strongest is the reducing agent। ठीक है, तो सोडियम के लिए देखिए -2.71 है, Ag के लिए +0.80 है। तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजिंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर, रिड्यूसिंग सेम इन द ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया कि -2.71 रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसका कितना +0.80। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव होती जाएंगी, वैल्यू रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो सेम इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन द सीरीज। रिड्यूसिंग पावर देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर दो चीज़ें हैं। यहाँ अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो ऊपर जाने पर बढ़ता है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, वही मैंने बोला था। तो आप देखिए, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे तो वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू ज़्यादा होगी, वैसे रिड्यूसिंग पावर में जिसके लिए जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा। तो एक मार्क करिए वैल्यू, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू, आपने ऊपर पढ़ाई था, और रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -E0 वैल्यू। ठीक है, इफ़ ए नॉन मेटल, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ये दोनों याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की पता ही है, रिड्यूसिंग पावर देखा जाएगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉन मेटल के लिए हाइयर होती है, रिड्यूसिंग पावर मेटल्स के लिए हाइयर होती है, ध्यान रखिएगा। इफ़ ए मेटल इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, इट्स करस्पॉन्डिंग कैटायन इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सोडियम का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल, देयर रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। अभी आपने देखा कि E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, वो सबस्टेंस उतना ही ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा, और E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना वो क्या होगा, सबस्टेंस नॉन मेटालिक होगा, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी E0 की वैल्यू उतना ज़्यादा मेटालिक होगा। अभी आपने पढ़ा ऊपर, ऑल देयर प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द नॉन मेटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। Tendency of the non-metal to accept the electrode depends upon the standard reaction potential. Greater the value of E0 of a non-metal, greater its tendency to accept the electron from anion. It is important to know that the greater the value of E0 for a non-metal, greater its activity, non-metallic character, and greater is its oxidizing power. A non-metal placed below in an ECS electrochemical series is more reactive and more powerful. तो non-metallic nature जो होता है नीचे आने पर बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन मेटालिक नेचर जो होता है वो नीचे आने में बढ़ता है, ये बात का ध्यान रखिएगा, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको। तो एक सीरीज़ बना लीजिएगा और उसमें टॉप टू बॉटम आने पे दिखाइएगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, जैसे क्वेश्चन है, देयर आर 4 नॉन मेटल्स ABCD हुज स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दी हुई है, वोल्टेज, अरेंज द नॉन मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है प्लस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। प्लस की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, A के लिए है, फिर किसके लिए है, C के लिए है, और फिर किसके लिए है, D के लिए, और फिर किसके लिए है, B के लिए है। तो
जितनी ज़्यादा वैल्यू ग्रेटर द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर नॉन मेटल ग्रेटर द रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, अभी आपने पढ़ा। ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक इसी का ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा कि ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसकी ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेटेलिक नेचर का होगा। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर और जिंक, ये सीरीज याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कौन है, सोडियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, सोडियम। तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई नॉट वैल्यू। ठीक है, इस पे भी देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है कि दो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दे रखा है ABCD, और आपसे पूछा है राइट दीज मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इंड्यूसिंग पावर, जिसके लिए वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो C सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, फिर A, फिर B और फिर D। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स की बात करें तो मेटल अबव इन द ECS डिस्प्लेसेस मेटल बिलो इट्स फॉर्म इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो मेटल्स ऊपर होती हैं वो लोअर वाले को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगी। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा तो अपने से कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक और कॉपर SO4, समझ में आया कि नहीं आया। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर SO4। ठीक है, Fe नहीं कर सकता जिंक को, निकल नहीं कर सकता जिंक को, पता ही है आपको क्यों नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि Fe ZnSO4 में से Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका साफ साफ मतलब होगा कि सर इसका कि Zn से नीचे Fe है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो Zn से नीचे Fe होगा। ठीक है, ऊपर वाले को डिस्प्लेस, नीचे वाली मेटल जो होती है, क्या बोला है, ए मेटल अबव इन द ECS डिस्प्लेसेस मेटल बिलो इन द सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, व्हेन ए कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू। वाई, सिंपल सी बात है कि कॉपर स्ट्रिप और सिल्वर में अगर देखा जाए तो कॉपर Ag से ज़्यादा ऊपर होती है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। इस वजह से कलर क्या होता है, प्लेस एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू, तो ब्लू कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण से है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज ब्लू ऑन प्लेसिंग ए जिंक स्ट्रिप सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ZnSO4 बन जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे सिल्वर नहीं करेगी, कॉपर की नहीं करेगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल बिलो ECS डिस्प्लेस नॉन मेटल। सिंपल सी बात है, वही सिंपल सा रिएक्शन होगा कि जो नीचे आने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, When chlorine water is added to starch iodine solution, it becomes violet. Why? सिंपल सी बात है कि क्लोरीन और आयोडीन में से क्लोरीन ऊपर है तो वो क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इज 1 मोलर। E0 अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आपको पता ही है, ER माइनस EL बताया था मैंने आपको। ठीक है, ऑल द पोटेंशियल टेकन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको ये नहीं बताया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि E0 की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वो पहले होगा, बाद में लोअर वाले को बाद में रखेंगे। देखिए, लास्ट फार्मूला मिला, E0 सेल इक्वल टू E हाइयर और E माइनस लोअर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन एट कैथोड इज इंक्रीज, द EMF ऑफ द सेल इंक्रीज। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन एट द एनोड इज इंक्रीजेज, द EMF ऑफ द सेल डिक्रीजेज। जैसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द सेल रिएक्शन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो EMF देखना है, ECU + 2Cu दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है, तो इसकी प्लस 0.80 है। तो जिसकी ज़्यादा होगी ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसको फ्रंट पे रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में पॉजिटिव टू रिडक्शन अकर्स इन प्लेस्ड। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड एंड EMF ऑफ द सेल फॉलोइंग सेल। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, है ना। वैसे मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। तो वैल्यू आप आसानी से ये ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जैसे अभी यहाँ देखिए E0 Zn की वैल्यू -0.76 है और E0 Fe की वैल्यू कितनी है, -0.44 है। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, -0.44 ज़्यादा है, तो उसको पहले रखेंगे। जैसे आप ये ना डिसाइड कर पाइए कि कौन इलेक्ट्रोड होगा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, या कौन, केवल आपको ये नहीं पता है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि E0 की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगी वो हमेशा
उसका रिडक्शन ही होता है, और ई नॉट की जितनी कम होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप करिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है या नहीं, आप क्या करेंगे, पहले उसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। अगर ई नॉट सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अभी ये सेल है, इसके लिए देखिए जिंक के लिए 0.76 और ये इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 1.1। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल 3 में ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो फिजिबल नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, सिंपल सी बात है, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा, मतलब जिसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, उसके मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो Na2O, K2O, MgO, Al2O डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, GO डिकम्पोज ऑन हीटिंग। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी ई नॉट की नेगेटिव में, उसको वो उतना ज़्यादा मेटल ऑक्साइड स्टेबल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप उसे मार्क करके मुझसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आपको पूरी मदद करूँगा। जल्दी ही हम लोग वीडियो लेक्चर के साथ क्लास में आएंगे, लाइव क्लास के साथ आएंगे, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं आपको लाइव क्लास और वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपको सॉरी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स। इसको कंप्लीट क्या करिएगा, इवनिंग सेशन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पुटअप करने हैं। थैंक यू।